1 दिसंबर 2021 को कक्षा 9वीं के बच्चों को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है? 1 दिसंबर 2021, मतलब कि कल है, ठीक है। उसकी पूरी तैयारी करेंगे। नकली पेपर के चक्कर में रहोगे, फर्जी पेपर के चक्कर में रहोगे, बच्चों फेल हो जाओगे। यूट्यूब पर पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुए हैं। जो बच्चा पढ़ाई करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, वही बच्चा क्लास में क्या करेगा? टॉप करेगा। और फर्जीवाड़ा क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से क्या हो गया है? बंद हो गया है। इसीलिए अब मेहनत करना और मेहनत का रास्ता अपन को चुनना है। तो सबसे पहले हम उन पाठों को तैयार करेंगे जिन पाठों से बड़े वाले प्रश्न आपके बनने वाले हैं, बड़े वाले आपके अध्याय बनने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र का 4 नंबर का जो प्रश्न आपका आएगा वार्षिक के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, आपका अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, आपकी जो अर्थशास्त्र वाली किताब है उसमें सबसे बड़ी इकाई है जिससे आपको पेपर में सबसे अधिक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। नवंबर महीने के कोर्स में दिया गया है। आपकी इकाई है निर्धनता एक चुनौती। कहाँ की इकाई है? आपकी अर्थशास्त्र की इकाई है। तो आप कापी भी खोल करके बैठना है, कापी भी खोल के बैठना है, समझना भी है, लिखना भी है, हाथ भी चलना चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए और कान भी चलना चाहिए। सुनना, देखना, लिखना, सब काम एक साथ करना है, ठीक है। आपका 4 अंक के बड़े वाले प्रश्न इससे आपके बनने वाले हैं। निर्धनता एक चुनौती मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अध्याय है। इस अध्याय को अपन तैयार करेंगे। वीडियो बन रहा है? चलिए अब शुरू करें। चलो, भाषण अपना हो गया खत्म, अब करेंगे अपन शुरू। सबसे पहला प्रश्न लिख लो, सबसे पहला प्रश्न लिख लो, गरीबी से क्या आशय है? क्वेश्चन लिखो, गरीबी से क्या आशय है? गरीबी से क्या आशय है? गरीबी से क्या आशय है? चलो बच्चों, कौन कौन गरीब है? ठीक है, जो इंसान जो सोचता है वो वही बन जाता है। सुनो, हल्ला नहीं। देखो, प्रश्न आपका है गरीबी से क्या आशा है। अब गरीब किसको बोलते समझना है ना। तुम्हारे पास मोबाइल है और तुम डाटा डलवा पा रहे हो ना, तो समझ लो तुम गरीब नहीं हो। गरीब गरीब किनको बोलते मालूम है? कई लोग ऐसे होते जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होती, झोपड़ पट्टियों में रहते हैं। खाने के लिए दोनों समय का खाना नहीं होता है। एक समय घर में खाना बनता है और एक समय खाना बन पाता है क्या? नहीं बन पाता है। अब गरीब की परिभाषा क्या होती है समझो, पेपर में आएगी लिखने के लिए। गरीबी से क्या आशा है, पेपर में आएगा 4 नंबर का प्रश्न। देखो ना, भारतीय योजना आयोग के अनुसार, अच्छे से सुनना है ना, किसके अनुसार? भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की भोजन सीमा निर्धारित की गई है। क्या की गई है? प्रतिदिन भोजन सीमा निर्धारित की गई है। हर व्यक्ति को खाने के लिए, अगर गांव का है, गांव के लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो वो 2400 कैलोरी, कितने? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में कितनी डिसाइड की गई है? 2100 कैलोरी। और कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन 2400 कैलोरी या 2100 कैलोरी से कम भोजन पाता है, ठीक है, उसके पास, उसको अपन क्या मानेंगे? गरीबी रेखा में मानेंगे। क्या मानेंगे? गरीबी रेखा में। अगर किसी व्यक्ति को, है ना, उसको अपन गरीबी रेखा कहा गया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से अगर कम भोजन पा रहा है तो वह क्या में मानेगा? गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। किसके नीचे माना गया है? गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। लिख दोगे इसका आंसर? मैं बोल के बताऊं, योजना आयोग के अनुसार, अगर कोई योजना आयोग के अनुसार, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन की सीमा निर्धारित की गई है। अगर कोई व्यक्ति इससे कम भोजन पाता है तो वो काय में गिना जाएगा? गरीबी रेखा में गिना जाएगा, ठीक है। अपन तो भैया 5-6 हज़ार कैलोरी खा जाते दिन भर में ठीक है ना, ये नहीं ऐसा रहता है ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी? 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितनी?
2100 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों के नाम लिखिए। किसके? भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों के नाम लिखिए। भारत में सबसे बड़े गरीब राज्य कौन से आपको बताना है ना? तो कोई मानचित्र निकालो यहाँ का स्पीड में। सबसे गरीब राज्य बिहार। क्या है? बिहार। गरीब राज्य क्या है? बिहार। कौन सा राज्य गरीब है? बिहार। पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार क्या है? गरीब है ना? बिहार राज्य कैसा है? गरीब है। समझ में आया आप लोग को? देखो नक्शा समझाओ तो अच्छा समझ में आता है ना। ये दिख रहा है बिहार, ये दिख रहा है बिहार, ये बिहार सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश है और ये बिहार सबसे क्या है? गरीब राज्य है। दूसरा लिखो ओडिशा। दूसरा ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा भी क्या है? गरीब राज्य है। ठीक है, ओडिशा, ये है ओडिशा। ओडिशा भी क्या है? गरीब राज्य है। और अगला है असम। असम भी क्या है? बहुत गरीब राज्य है। असम इधर साइड पड़ता है। असम भी क्या है? एक प्रकार का गरीब राज्य है। कैसा राज्य है? गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन लिखिए, गरीबी का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन लिखिए, गरीबी का क्या अर्थ है? गरीबी का क्या अर्थ है? निर्धनता एक बीमारी है। निर्धनता एक क्या है? बीमारी है। गरीबी एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, जीवन में हर काम करो लेकिन कभी निर्धन मत रहो, कभी गरीब मत रहो। तुम्हारे खाते में कम से कम 2-4 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। ठीक है, निर्धनता एक क्या बीमारी है ना। ठीक है, गरीबी का क्या अर्थ होता है समझ लो। गरीबी का अर्थ है ना, अच्छे से सुनना। अब भी पूछूंगा मैं, आपको लिखने से ज़्यादा फोकस आप सुनने पे कर लो। ऐसा सुन लो, देखो अगर तुम किसी ने कहानी सुनाया वो जिंदगी भर याद रहती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो मैं सुना रहा हूँ इसको तुम कल तक के लिए बस याद रख लो ना सुन करके, और कल पेपर में लिख करके जाना जो मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन आया गरीबी से क्या आशा है, कान खोल के सुनना, बिल्कुल कान खड़े करके सुनो। जितना भी बोल रहा हूँ पूरा तुम्हारे दिमाग के अंदर जाना चाहिए। तो देखो, धन का जो अभाव होता है, किसका अभाव? अगर कि धन की जो कमी होती, धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है, गरीबी को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति ही गरीबों को जन्म नहीं देती, बल्कि समाज में बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है, इसको गरीबी के नाम से जाना जाता है। किसी भी आदमी की 3 आवश्यकता क्या होती है? किसी भी आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी जिसको वो खा सके, कपड़े जिनको वो पहन सके, और मकान जिसमें वो रह सके। ठीक है, अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, अगर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, अगर किसी व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, तो वो काय में गिना जाएगा? गरीबी में गिना जाएगा। अभी आप अपने शहर जाकर के देख लीजिए, कई सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। कई सारे लोग झोपड़पट्टियों में निवास करते हैं। एक समय उनके घर में खाना बनता है और एक समय नहीं बनता है। इतनी भयंकर गरीबी है, तो वो काय में गिने जाएंगे? गरीबी में गिने जाते हैं। काय में गिने जाते हैं? गरीबी में गिने जाते हैं। आशा यह है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति रहने, खाने, पहनने की, रोटी, ऐसा अपनी भाषा में लिख सकते हो, है ना। समाज में जिन लोगों को अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिल पाता है, वे सारे लोग गरीबी रेखा में गिने जाते हैं। अतः गरीबी से आशा ये है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जो लोग, वो लोग काय में आते हैं? गरीबी की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? गरीबी की श्रेणी में आते हैं, है ना। अरे गरीबी के बारे में तुम 10 पेज का लिख सकते हो, गाइड में तो 4 लाइन दिया है। सामाजिक विज्ञान में आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, गरीबी की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? क्वेश्चन लिखिए, गरीबी की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? तो गरीबी की पहचान आप समझो। गरीबी की पहचान करना बहुत सरल होता है। किसकी पहचान? गरीबी की पहचान करना बहुत क्या होता है? सरल। जब हम अपने आसपास
टूटे फूटे झोपड़े, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर भीख मांगते भिखारियों, खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों को देखते हैं तो उनका जीवन कैसा होता है? अभावग्रस्त होता है। उनके पास जीवन की मूलभूत सुख सुविधाएं होती है क्या? नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति क्या काय में आते हैं? गरीबी में आते। काय में आते हैं? गरीबी में आते हैं। गरीबी रेखा का आशय ये होता है कि ऐसे लोग जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती है, वो काय में कहलाते हैं? गरीब में कहलाते हैं। और निर्धनता एक प्रकार की बीमारी है, ये बीमारी को भारत देश से खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन लिखिए। भारत में किसका? गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? मुझे रुमाल कैसा है? भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? भारत में ही गरीबी क्यों है? अमेरिका में कहीं गरीबी नहीं है, ब्रिटेन में कहीं गरीबी नहीं है, भारत में क्यों गरीबी है? तो भारत में गरीबी का पहला कारण है बच्चों, बताओ क्या हो सकता है? गरीबी होने का पहला कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला क्या लिखोगे? बढ़ती हुई जनसंख्या लिखो। पहला बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या किसका कारण है? भारत में गरीबी का क्या है? बहुत बड़ा कारण है। भारत में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अब एक बाप है, मैं बाप नहीं हूं, मैं तो बच्चा हूं अभी। मान लो कि एक बाप है, ठीक है, एक क्या है? बाप है। उसके पास अगर 100 एकड़ जमीन है और उसका एक ही लड़का रहेगा, तो उसका लड़का अमीर रहेगा गरीब रहेगा? और भाई अगर उसके 20 लड़के हो गए, कितने हो गए? उसके 20 बच्चे हो गए। अब 100 एकड़ जमीन कितने में बढ़ जाएगी? तो आपको कितनी आएगी? 5-5 एकड़ आएगी। तो पूरे बच्चे कैसे हो गए? गरीब हो गए। उसी प्रकार अगर देश में कम लोग रहेंगे, हल्ला मत करो, देश में अगर जनसंख्या कम रहेगी, देश में अगर बहुत कम लोग रहेंगे, तो सरकार जो रहेगी सबको नौकरी दे देगी, सरकार सबको अच्छा खिलाएगी पिलाएगी, सब कुछ करेगी, सबको अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, पूरे देश की सुख सुविधाएं का अच्छे से क्या कर पाएंगे? अपन उपभोग कर पाएंगे, है ना कि नहीं? और भाई अगर देश में अगर ढेर भर की जनसंख्या हो जाएगी, खंडी के 15 हो जाएंगे, ढेर भर की क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी, तो सब लोग को अच्छा रोजगार मिल पाएगा? सब लोग को अच्छी रहने की जगह मिल पाएगी? नहीं। तो ये दिक्कत होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है? गरीबी का सबसे बड़ा क्या है? कारण है। दूसरा लिखो, पूंजी निर्माण का अभाव। दूसरा क्या लिखो? पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण का अभाव। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? पूंजी निर्माण का अभाव। अमेरिका आज इतना अमीर क्यों है? चाइना आज इतना अमीर क्यों बनते चला जा रहा है? जापान इतना अमीर क्यों है? क्योंकि वहां पर पूंजी निर्माण के साधन होते हैं। किसके साधन होते हैं? चाइना में क्या दिवाली और राखी चाइना में मनाई जाती है? मनाई जाती है। लेकिन चाइना के लोग राखी बनाते हैं और भारत में लाकर के बेचते हैं, और अपना पैसा किसके पास जाता है? चाइना के पास जाता है। जाता है, ठीक है। जितनी भी जो ब्लू जींस होती है ना, ब्लू जींस कहाँ का प्रतीक है मालूम? अमेरिका का प्रतीक है। जिस किसी भी देश में ब्लू जींस पहनी जाती है और खरीदी जाती है, तो समझ लेना उस देश से अमेरिका टनान पैसा कमा रहा है, क्योंकि वहां के लोग ब्लू जींस खरीद रहे हैं और उनका पैसा कहाँ जा रहा है? तो वहां के लोग पूंजी निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वो लोग क्या है? आज अमीर है। और भारत देश में पूंजी निर्माण हो पा रही है क्या? नहीं हो पा रही है। तो जहां पर पूंजी निर्माण नहीं हो पाती है, इसलिए भारत देश क्या है? गरीब है। भारत को आगे लिखोगे आप, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण और यह है कि भारत देश में पूंजी निर्माण का अभाव है। ठीक है। तीसरा लिखो, बेरोजगारी। तीसरा क्या लिखो? बेरोजगारी। यह सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी। बेरोजगारी।
बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि क्या बताऊं कितनी बेरोजगारी है। कहीं पर अगर एक जेसीबी गड्ढा भी खोदती है तो इतनी बेरोजगारी कि उसको देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, कहाँ की जेसीबी आई है, जेसीबी देखने चलेंगे अपन। ठीक है, इतनी बेरोजगारी कहाँ पे है? भारत में। आ रहा ना आपको समझ में? यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते, यहाँ के लोग सोचते कि हमारा बाप ला करके कमाए और हम यहाँ पर टनान बैठ के खाए। कहाँ के लोग सोचते? भारत देश के लोग। काम धंधा कोई करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता है। और दोष देंगे सरकार ऐसा कर रही, सरकार वैसा कर रही, खुद काम धंधा नहीं करेंगे। कुछ काम धंधा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भैया तुम्हारे हाथ बांधे हैं क्या? है कि नहीं? काम करने में खुद शर्म करेंगे। कभी भी जीवन में काम करने में शर्म मत करो, है कि नहीं? अमेरिका में 14 साल के लोग, 15 साल के लोग, 18 साल के लोग महीने का लाखों कमाते हैं। कहाँ पे? अमेरिका में। बराक ओबामा वहाँ का राष्ट्रपति अमेरिका का, उसकी लड़की अभी तक जो प्राइवेट जॉब करती। क्यों करती है? कारण क्या है? ताकि उसका दिमाग बढ़ सके, है ना? तो बेरोजगारी बहुत है भारत देश में। इसका उत्तर समझना। निर्धनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत भीषण है। भारत बेरोजगारी किसको बोलेंगे? पता ही नहीं पता है? नहीं पता तो पूछ लो ना भैया बेरोजगारी क्या होती, बताऊंगा फिर मैं। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है मालूम है? जो लोग कोई काम धंधा नहीं करते हैं, जो लोग घर पे खाली बैठे रहते हैं, है ना कि नहीं? और घर के लोग बाग बोलते साला बैठो बैठो पलंग तोड़ रहा हो करके, रोटी तोड़ रहा हो अपनी, है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? उसी को अपन क्या बोलेंगे? तो इसी को अपन क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। कहाँ? जिन लोग के पास रोजगार नहीं होता है, जो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, उसको कहेंगे अपन बेरोजगार। जो पैसा कमा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? वो रोजगार कर रहा है। और जो पैसा नहीं कमा पा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? बेरोजगार, है ना? और पैसा नहीं कमाएंगे, बेरोजगार रहेंगे तो भारत देश में क्या बढ़ेगी? गरीबी बढ़ेगी। और ऐसे लोग देश पर क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कितने लोग? 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या में निरंतर क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। और जो निर्धनता गरीबी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? निर्धनता गरीबी के लिए क्या है? उत्तरदायी है। बेरोजगारों की संख्या कहाँ में बढ़ रही है? भारत में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो गरीबी का, कीमत स्तर में वृद्धि। हाँ, अगला लिखो चौथा, कीमत स्तर में वृद्धि। अगला क्या लिखोगे? चौथा, कीमत स्तर में वृद्धि। कीमत स्तर में वृद्धि। अच्छे समझना, इसको ऐसे सुन लो कि कल पेपर में आए तो आप तुरंत लिख करके जाओ। कीमत स्तर में वृद्धि। अब देखो, वस्तुओं की कीमत अब मैं कैसे लिख के आऊंगा? बिना पढ़े लिख के बता रहा हूं, है ना? मैं कैसे लिख के आता पेपर में? कीमत स्तर में वृद्धि। अब आगे अपन क्या लिखेंगे? महंगाई के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं के रेट बढ़ने से, है ना, लोगों की क्रय क्षमता घट जाती है। अगर कोई वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसको आप खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। लोगों की क्या बढ़ जाती है? क्रय शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है महंगाई के बढ़ने से। एवं लोग अपनी जरूरत की चीजें, रोटी कपड़ा मकान भी ढंग से नहीं खरीद पाते हैं। और इसी कारण भारत देश में गरीबी बढ़ती चली जाती है। लिख दोगे? अगला लिखो, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय। प्रति व्यक्ति निम्न आय। प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत के हर एक आदमी की जो इनकम है वो बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय कैसी है? बहुत कम है। अब जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी, लोग बाग पैसा ही नहीं कमाएंगे, तो गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। इसलिए हमेशा पैसा कमाओ, जितना कमा सकते हो, जहां से कमा सकते हो, जितना पैसा कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ। निर्धनता एक गरीबी है, निर्धनता एक बीमारी है। जीवन में कभी गरीब मत रहो, जितना पैसा कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ। ठीक है, आया आपको समझ में? इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि अपने सामने कोई फिट ना हो। मेरा जी सिद्धांत रहता भैया, अच्छा पैसा कमाना बिल्कुल टन आगे, लेकिन गलत तरीके से मत कमाओ। ठीक है, सही तरीके से कमाओ, किसी को लूटो मत। ठीक है, ऐसा रहता है ना? आया आपको समझ में? निर्धनता क्या है? बीमारी है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब तुम ये मत समझना भैया इसलिए फीस के लिए इतना बोलते हैं। देखो, स्वाभाविक सी बात है,
मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, है ना कि नहीं? मैं स्पष्ट इसलिए लूटना क्या हो जाता है कि आए झाम दिए और फिर ज़बरदस्ती पैसा छीन लिए, उसको बोलेंगे चोरी करना। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं आपको स्पष्ट पढ़ा रहा हूँ और स्पष्ट बोल दिया हूँ महीने की फीस 200 रुपये, जो बच्चा आ सकता है तो आए, नहीं आ सकता तो मत आए। अब मैं बदले में आपको, इंसान पैसा तभी कमा सकता है, मालूम है आपको? इंसान पैसा कब कमाएगा? जब वो किसी को कुछ दे रहा है। आप दुकानदार ने आपको एक समोसा दिया और बदले में उन्होंने पैसा ले लिया, है ना कि नहीं? अब मान चलो कि जो लड़की को पैसा कमाना है, मान लो अब जो लड़की को पोहा बनाते आता है, हल्ला नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, पोहा बनाते आता है। एग्जाम्पल के लिए इनने कढ़ाई ली अच्छी बड़ी, उसमें अच्छा बिल्कुल टेस्टी बनाई उसने पोहा, और पोहा में अच्छा बिल्कुल वो डाल दी, क्या बोलते हैं उसको, वो अरे वो दूध का बनता है ना, पनीर किस का अच्छा डाल दिए, टनटना के बिल्कुल पोहा बन गया। अब एक पोहा, इतना सा पोहा जिसको बनाने में मात्र 3 रुपया लगा, कितने रुपये लगा? उसको उसने कितने रुपये में बेच दी? 10 का एक, 10 का एक, 10 का। पब्लिक ने खाई, अरे वाह क्या पोहा, और खाने के लिए आई। तो अब मान चलो उसने एक दिन भर में अगर उसने 100 भी बेची, कितने बेची? तो एक पोहा 10 रुपये का, तो 100 पोहा कितने रुपये में बेच दी उसने? 1000 रुपये का। एक दिन का कितने रुपये कमा ली उसने? और एक महीना 30 दिन में कितने रुपये कमा ली? 30,000। 30,000 रुपये उन्होंने खाली पोहा बेच के 3 घंटे में कमाई कि नहीं कमाई? ऐसा रहता है। आया ना आपको समझ में? तो ये सब तरीके होते हैं, सब क्या होते हैं? तरीके होते हैं। आ रहा आपको समझ में, है ना? तो ठीक है, तो अगला लिखिए सामाजिक कारण। अगला क्या लिखिए? सामाजिक कारण। अगला लिखिए सामाजिक कारण। अगला क्या है आपका? सामाजिक कारण है। गरीबी का एक सामाजिक कारण बताऊं क्या है? भारत देश के लोग, भारत देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? सामाजिक कारण। भारत देश के लोग ये सोचते हैं, अरे जो हो रहा है भगवान कर रहा है ना कि नहीं? आप तुम गरीब है किसके कारण है? अपनी तो किस्मत ही खराब है। अपनी क्या है? किस्मत ही खराब है ना? अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए, है ना? अपनी किस्मत क्या है? खराब है। ठीक है, तो क्या करेगा, मतलब एक डायलॉग भी है ना, वो ऐसा बोलने का नहीं है, ना? ठीक है, तो किस्मत क्या है? खराब है। अपनी तो किस्मत ही खराब है। अपनी किस्मत में तो ये लिखा ही नहीं है, भाग्य को मानते हैं। अब तुम कब बच्चे लोग फेल हो जाएंगे? अपनी किस्मत में ही लिखो तो कि हम फेल। अरे गमार नालायक, पढ़ाई लिखाई कच्चू करो नहीं या, मेहनत कच्चू करो नहीं या। और दोस्त किसको देते हैं ये लोग गमार लोग? भगवान को देंगे। भगवान ने हम जो कर दो, अरे भगवान ने ऐसो कर दो। भगवान कुछ नहीं करता, तुम जो कर्म करोगे ना बेसही। अब इतने बच्चों में से जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा स्टडी कर रहा है, वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा वो फेल हो जाएगा। अब वो रोएगा, भगवान ने फेल करा। भगवान ने फेल नहीं करा, गमार तूने पढ़ाई नहीं करा इसलिए तू फेल हुआ है, नालायक ढोर, है ना कि नहीं? आया आपको समझ में? ऐसा रहता है। तो समाज, देखो अब समझना, सामाजिक कारण। भारत में प्रचलित सामाजिक कारण और सांस्कृतिक संस्थाएं निर्धनता बढ़ाने की जिम्मेदार है। समाज में व्याप्त जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा। हम ऊंची जात के हैं, हम ये काम क्यों करेंगे? घर में भली खाने को नहीं है। आना समझ में? जैसे कि मान चलो आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? नाई लोग। टन टन खचाखच बाल काट दिए, 1 रुपये की रेजर लगी, कितने रुपए कमा लिए? 40 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये लेते बाल काटने का। अब तुम अपन में से कोई काम करेगा क्या? नहीं। नाई मतलब तुच्छ काम है। और वो लोग एक दिन में अगर मान चलो उनने अगर 100 लोग के भी बाल काट दिए और एक से उन्होंने अगर 40 रुपये लिए, कितने कमा लिए? 4,000 रुपये दिन का कमाए नहीं कमाए? और एक महीने कितना कमा लिए? 1,20,000। कलेक्टर से ज़्यादा पेमेंट होती है, 1,20,000 कमाई नहीं कमाए नाई लोग ने? कमा ली ना। लड़की लोग ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, नहीं हम क्यों करेंगे? अरे सीखो भैया, यूट्यूब से देख के सीखो कैसे करते ब्यूटी पार्लर। एक दुल्हन का मेकअप कर दिए, खट 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 टनाटन, लाओ भैया 1500 रुपये, ये खटाक से मेहंदी लगा के आ गए। ये सब तरीके होते हैं धन कमाने के, है ना कि नहीं? आई नहीं आया समझ में? अभी एक लड़की थी, है ना, मतलब आप एग्जाम्पल ली, हटाओ उसको, देखो ना। सामाजिक कारण, तो भारत देश में सामाजिक कारण होते जाति प्रथा, उत्तराधिकार का नियम। अब किसी के पास किसी बाप के पास 100 एकड़ जमीन है, वो को लड़का, अरे मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम क्यों करूंगा, है ना कि नहीं? अब बाप ने मेहनत किया है, बाप ने दिन रात एक किया है, तब जाकर के इतनी बड़ा उसने मुकाम हासिल किया है। और लड़के लोग को बचपन से खाने पीने को मिल जाता है, गर्राते रहते हैं 20 साल 30 साल। देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात बारीकी सुनना। साम्राज्य खड़ा करने में
है ना। अगर पुत्र योग्य रहता है ना, अगर पुत्र कैसा रहेगा, योग्य रहेगा, अगर पुत्र कैसा रहेगा, योग्य रहेगा, तो साम्राज्य को बढ़ा देता है। और अगर अयोग्य इंसान अगर उत्तराधिकारी बन जाता है तो बाप की कमाई पूरी दौलत 2 साल में पूरी मिटा देता है वो। आया आपको समझ में? तो उत्तराधिकार के नियम होगा। इसके साथ साथ निरक्षरता, भारत के लोग कैसे हैं, निरक्षर है, अनपढ़ है, गंवार है। अब कैसे निरक्षर, कैसे? भारत देश की मानसिकता क्या है मालूम है? खाने पीने के अगर सामान रहेगा ना, मेरी बात समझना, तुरंत जाएंगे, तुरंत पार्टी कर लेंगे, ये वो 500 रुपये 1000 रुपये खाने पीने में तुरंत खर्च कर देंगे। कितने रुपए कर देंगे? खाने पीने में तुरंत 500 रुपये के 1000 रुपये पार्टी दे देंगे दोस्तों लोग को, बर्थडे की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, और तुरंत कितने रुपए खर्च कर देंगे? 500 रुपये, 100 रुपये, 700 रुपये खर्च कर देंगे, ठीक है। और पढ़ाई के लिए कोचिंग की फीस लगती मात्र 200 रुपये, उसको भी लेके आते हैं क्या? तो यहाँ के लोगों की सोच क्या है कि हम कपड़े में खर्च कर देंगे। हम किस में कर देंगे? कपड़े में खर्च कर देंगे। बारीकी सुनना, हम कपड़े में खर्च कर देंगे, हम खाने पीने में खर्च कर देंगे, लेकिन जिससे हमारा दिमाग बढ़ रहा है, जिससे हमको ज्ञान मिल रहा है, ये उसमें उस चीज में खर्च करने में ये लोग 5 रुपए खर्च करने में भी क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं। 5 रुपए का पेन, 5 रुपए की चॉकलेट खरीदने के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन 5 रुपए का पेन भी खरीदेंगे 10 बार सोचेंगे। तो इसी कारण फिर लास्ट में क्या बन जाते हैं? गरीब बन जाते हैं। इसलिए कपड़ों पे लगाओ ना लगाओ, लेकिन दिमाग पे लगाओ। ये ताकतवर रहेगा ना तो दम से मार दिया ना। अगर ये ताकतवर रहेगा ना, सुनो, अगर ये ताकतवर रहेगा ना तो आराम से तुम कितने भी रुपए आराम से कमा सकते हो, ठीक है। इसलिए खर्च कहाँ पे करो? अपने ज्ञान पे करो, ठीक है। तो ये सब सामाजिक कारण होते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में निर्धनता दूर करने हेतु उपाय बताइए। लास्ट क्वेश्चन अध्याय का, भारत में निर्धनता दूर करने हेतु उपाय बताइए। भारत में गरीबी उन्मूलन के कारण लिखिए। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय बताइए। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी दूर करने के क्या बताइए? उपाय बताइए। किसके उपाय बताना है? गरीबी को दूर करने के क्या बताना है? उपाय। कौन से देश में? भारत देश में, ठीक है। भारत में गरीबी उन्मूलन के क्या बताना है? उपाय बताना है। भारत में गरीबी दूर कैसे करेंगे, गरीबी का उन्मूलन कैसे करेंगे, उसके आपको क्या बताना है? उपाय। तो पहला लिखिए, गरीबी उन्मूलन का पहला उपाय है कृषि विकास। कृषि विकास, किसका विकास? कृषि का क्या? विकास। देखो मेरी बात सुनना, भारत में देश में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा मत दो। यहां पर गाइड में क्या लिखा है? कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा मत दो। क्योंकि देखो, अगर यंत्र से खेती करेंगे, अगर मान चलो कि पूरी मशीन आ गई और खेत में मशीन चल रही है ना। पहले क्या था? खेत में मशीन नहीं थी तो खेत में काम करवाने के लिए कौन लगते थे? मजदूर लगते थे, और उन लोग को बेचारों को रोजगार मिलता था। लेकिन जैसे जैसे खेती में मशीन आते जा रही है, वैसे वैसे उन लोग को रोजगार मिल पा रहा क्या? नहीं। तो ठीक है, यंत्रीकरण को अगर अपन बढ़ावा देंगे तो देश में रोजगार की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा लिखो, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण, अब भैया घर में कच्छू नहीं है, घर में कच्छू है का? एक दो लड़के बच्चों को पालने की क्या नहीं है? औकात नहीं है, ठीक है। और कितने पैदा कर दिए? 10-15 पैदा कर दिए, है ना। अब मेरी बात सुनना, 10-15 बच्चे को जन्म दे दिए, है ना। अब कोई बच्चा मर रहा है, कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कोई बच्चा वहीं पर पड़ा है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। इसलिए समझदारी दिखाना चाहिए और कम से कम बच्चों को क्या करना चाहिए? जन्म देना चाहिए, है ना कि नहीं। हम दो हमारे दो, एक नारा चला था नहीं चला था, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अपन? हल्ला नहीं, जनसंख्या नियंत्रण। देखो समझो, यहाँ पे सामान्यता ये देखने में आता है कि गरीब परिवारों में जन्म दर कैसी होती है? ऊंची होती है। गरीब परिवारों में बहुत अधिक संख्या में क्या होती है? जन्म दर होती है, ठीक है, ऐसा रहता है। अगला लिखो, आर्थिक विकास में तेजी। गरीबी दूर करने का तीसरा कारण क्या है? आर्थिक विकास में तेजी। आर्थिक विकास में तेजी। देखो
अब समझना इसको, अगर देश का, भारत देश का अगर बहुत अच्छी तरीके से आर्थिक विकास होगा, अच्छी तरीके से क्या होगा, अब मान चलो तुम्हारे जिले में कम से कम 30-40 कंपनियां खुल गई। कितनी कंपनियां खुल गई? 30-40 फैक्ट्रियां लग गई। तो फैक्ट्री अगर लगती है तो फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री में और किसकी जरूरत पड़ेगी? काम करने वाले मजदूर को पड़ेगी, और उन लोग को क्या मिलेगी? नौकरी। फिर फैक्ट्री वाले अगर बोलेंगे 8 घंटे काम करो, कितने घंटे काम करो, और बदले में 10,000 रुपये महीने का देंगे, तो जितने भी लोग तुम्हारे गांव के आसपास बेरोजगार घूम रहे हैं वो सब लोग क्या करने लग जाएंगे? काम करने लग जाएंगे ना। तो जितना अधिक आर्थिक विकास होगा, जितना अधिक क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, गरीबी उतनी ही क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि सब लोग को क्या मिलते जाएगा? रोजगार मिलता जाएगा। क्या मिलता जाएगा? रोजगार मिलता जाएगा। अगला लिखो, अगला लिखो, शोषण से मुक्ति। शोषण से मुक्ति। देखो, शोषण का मतलब क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से का शोषण करता है। मतलब कि एक किसान है, किसान ने दिन रात मेहनत किया, किसान ने दिन रात क्या किया? मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उसका एक पाई आटा, 1 किलो गेहूं उगाने में कितना पानी लग गया, और उसका 1 किलो गेहूं कितने रुपए में बिकता है? 16 रुपए में। और एक ठैया बोतल बिस्लरी की, उसके अंदर से पानी भरा है, वो इंसान कितने में खरीद लेता है? 20 में खरीद लेता है। उसका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना शोषण? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना शोषण। लोग मॉल में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, वहाँ पर बड़े बन ठन के जाएंगे, कितने रुपए का है? अच्छा 30 का है क्या? 30 का नहीं, हम 50 देंगे, 5 रुपये हमारे तरफ से टिप, अपने आप को 30 मार खाना बताने के लिए। और जब दीपावली में कहीं से दिए खरीदेंगे किसी के यहाँ से, तो वहाँ पर बोलेंगे अरे भैया 4 के 10 लगाओ ना। वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर मोल भाव करेंगे। ठीक है, तो यही तो एक प्रकार का शोषण है। उचित मूल्य मिल पा रहा क्या? नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार शोषण होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, शोषण से क्या मुक्ति है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की समस्या का स्थायी हल करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जमींदार, कई सारे लोग क्या बन जाते हैं? जमींदार बन जाते हैं। 2-3 हजार एकड़ जमीन में कब्जा कर लिए, सुनना, और वहां पर लोगों से काम करवा रहे हैं और खूब सारा पैसा लूट रहा है, मतलब लोगों को। ठीक है, ये सब खत्म होना चाहिए। तो भारत देश में क्या हो जाएगा? जनसंख्या, वो गरीबी का क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। लिख दोगे आप लोग? इतना पेपर में आएगा, बनेगा नहीं बनेगा? अब लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, फिर अध्याय आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, भारत सरकार द्वारा, ये आईएमपी, इसको आईएमपी लगा लो। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है। अब देखिए, देश में इतनी सारी गरीबी है, तो सरकार ने, क्वेश्चन आपका आता है, सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए अभी तक कौन कौन से कदम उठाए है? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आप लोग को ना। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को संक्षेप में समझाइए। अब भारत देश की जो सरकार है, ठीक है, किसकी सरकार? भारत देश की सरकार। मैं बताऊं, मेरा मानना है क्या है, भारत देश में सबसे बड़ी गरीबी का कारण क्या मालूम है? यहाँ के लोग, भारत देश के लोग पैसों को बुरा बोलते हैं। किसको बुरा बोलते हैं? अगर कोई अमीर व्यक्ति दिख जाएगा तो उसकी बुराई करेंगे, अरे इन्हें खूब लूट लाट के पैसा कमाया है। और तुम जिसकी बुराई करोगे ना, जिंदगी में वो चीज़ तुमको कभी नहीं मिलने वाली। अगर तुम आज इसकी बुराई कर रहे हो कि वो लड़की या वो लड़का इतना अच्छा पढ़ाई करके क्लास का टॉपर बन गया है, वो बुरा है करके, तुम उसकी बुराई करोगे ना, तुम जिंदगी में कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। तुम जिसकी बुराई करते हो तुम वो कभी नहीं बन सकते हो। आ रहा आपको समझ में, है ना? इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर अमीर है, कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करो कि वाह यार कितना अच्छा पढ़ाई कर रही है ना, उससे गौरवान्वित हो।
अगर आप उससे प्रेरणा लोगे कि यार आज वो इतना अच्छा पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है करके, वो लड़का इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत गर्व की बात है, तो ऑटोमेटिक फिर तुम उस चीज़ की तारीफ कर रहे हो, तुम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग से तरंगे निकलेगी और तुमको भी वो वैसे बना देगी, फिर तुम भी कल को टॉपर बन जाओगे। ठीक है, आया ना आपको समझ में? तो चलिए अपना मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरी टॉपिक है ना, भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन कौन से कार्यक्रम। अब भारत देश, क्वेश्चन क्या है आपका, भारत देश की जो सरकार है उसने गरीबी को दूर करने के लिए और गरीबी को मिटाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाई, कि कौन सी सरकार ने, भारत देश की सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाई। तो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नहीं उत्तर, इसका पहला उत्तर है ना, भारत सरकार द्वारा, क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार द्वारा मतलब निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए भारत देश की सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाई है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला लिखो, इसका उत्तर लिखिए, पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखो मेरी बात समझना, हर साल, हर एक साल में 100 दिन का कार्य रोजगार सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि हमको पैसे कमाना है और अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आप कुछ नहीं करते हो, आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कच्छु नहीं आता है ना, आप कुछ नहीं बेच सकते, आप कुछ भी नहीं बेच सकते, पैसा भाई कमाता है जो कुछ बेचता है, जो कुछ बेचता है भाई क्या कमाता है, पैसे कमाता है। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ बेच के ही पैसे कमा रहा है, बेच रहे हैं कुछ ना कुछ। किसान है तो वो गेहूं बेच के पैसे कमा रहा है, टीचर है तो वो पढ़ा करके सरकार उसको पेमेंट कर रही है, जिसको बेचना आता है वही व्यक्ति क्या करता है, और जिसको कुछ नहीं आ रहा है तो सरकार ने योजना लेकर के आई है कि भैया आप फावड़ा पकड़ो और गेती पकड़ो, हम आपको 100 दिन का कार्य देंगे। कितने दिन का काम देंगे, 100 दिन। हम आपको एक साल में 100 दिन का हम आपको रोजगार दिलवाएंगे, आपको कुछ भी पेड़ पौधे लगवाने के लिए कोई भी काम आपसे करवाएंगे और आपको एक दिन का 200 रुपये देंगे। कितने रुपये देंगे, 8 दिन आप गेती फावड़ चलाओ और कितने रुपये देंगे, आपको एक दिन का 200 रुपये देंगे। तो इसी योजना को कहा गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना के तहत हर व्यक्ति को कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें लिखो ये योजना 2 अक्टूबर, ये योजना 2 अक्टूबर 1993 से आरंभ की गई। कब से आरंभ की गई, 2 अक्टूबर 1993 से आरंभ की गई। 2 अक्टूबर कहाँ से याद करोगे आप, महात्मा गांधी की जयंती भी कब आती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन भी कब आता है, मेरा जन्मदिन आता है 1 अक्टूबर को, मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, डेट ऐसी याद की जाती है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 से क्या आरंभ की गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका क्या था, उद्देश्य क्या था, 18 से 35 वर्ष के, कितने वर्ष के, 18 से ऊपर और 35 से नीचे जितने भी शिक्षित बेरोजगार है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और क्या है, बेरोजगार है, उनको सरकार क्या देगी, काम देगी, उनको काम सिखाएगी, सिलाई सेंटर खोलेगी, है ना, वहाँ पर लड़की लोग को सिलाई करना सिखाएगी, लड़के लोग को जेसीबी चलाना सिखाएगी ताकि वो लोग जेसीबी चला करके पैसे कमा सके। ये सारे जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं। आया आपको समझ में, ये सरकार ने योजना चलाई कि सरकार को कुछ ना कुछ सिखाएगी ताकि ये लोग खुद का कुछ व्यवसाय खोल सके और खुद धन कमा सके, पैसे कमा सके। दूसरा लिखो, ग्रामीण रोजगार सृजन। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। लिख लिए, देश पाठ के लिखो, अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1995 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में लाई गई। अप्रैल 1995 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में लाई गई।
ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। पढ़ना नहीं मत आया करो कोचिंग, ठीक है, आज तो चुपचाप बैठा करो, ताकि ग्रामीण गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका मतलब क्या होता है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब लेकर के आया गया? 1995 में। और क्यों लेकर के आया गया? ताकि गांव के लोगों को काम धंधा मिल सके, गांव के लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। अगला लिखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी सरकार ने लेकर के आई है। अगली क्या लिखोगे? तीसरा लिखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लिखे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये क्या होती है आपकी? SGSY। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस यानी स्वर्ण, जी यानी जयंती, एस यानी क्या होता है? स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देश पाड़ के लिखो, यह योजना 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई, ठीक है। कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कैसे याद करोगे? 1 अप्रैल को क्या रहता है? बुद्धू बनाते कि नहीं बनाते? अप्रैल फूल। और 1999 कहाँ से याद करोगे? मेरी बर्थडे, मैं कैसे याद करता हूँ मालूम है? मेरा जन्म कब हुआ है? 1999 की। मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1900, तो उससे याद कर लिया अपन ने। 1 अप्रैल 1999 हो गया याद, है ना। तो लिखो, 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई। अब देखो इस योजना में क्या किया गया, इसमें लिखो, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों को रोजगार देने, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों को रोजगार देने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग की स्थापना की जाती है। देखो बारीकी सुनना, जो स्वर्ण जयंती रोजगार जो योजना है ना, कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। इस योजना में क्या किया जाता है बच्चों? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में गांव के जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको रोजगार देने के लिए छोटी मोटी फैक्ट्रियां, छोटे मोटे उद्योग गांव में लगा दिए जाते हैं, ताकि वहां के लोग को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, है ना। आया आपको समझ में? ये ऐसा है। और भी कई सारी योजना है, बाकी वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो? गाइड से आप पढ़ सकते हो। ये अध्याय मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आपका खत्म कर दिया, पूरा का पूरा समझा दिया। अब ये अध्याय आपने समझ ली हो, अब इसको आपको घर पे क्या करना है? याद भी करना है। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 1 दिसंबर 2021 को आप सभी बच्चों का, मतलब कल आप सभी बच्चों का कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक का आपका पेपर है, उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अध्याय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी कौन सी बुक का अध्याय? बुक का नाम क्या है? इतिहास वाली बुक का अध्याय है। बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूस में भी क्या हो गई? क्रांति हो गई। और यूरोप में किसकी स्थापना हो गई? समाजवाद की क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन लिखिए, पेपर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, रेडिकल एवं रूढ़िवादी के बारे में बताइए। 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 क्वेश्चन क्या लिखा आपने? रेडिकल एवं रूढ़िवादी के बारे में बताइए। तो देखो रेडिकल क्या होता है पहले समझ लो, है ना। रेडिकल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? रेडिकल क्या होता है बारीकी समझिएगा। रेडिकल, देखो रेडिकल का मतलब जो होता है, देखो सुनना अच्छे से, इन्हें आमूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। किसको? रेडिकल को। किसको?
रेडिकल को आमूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल समूह के जो लोग थे वो किसके समर्थन में थे? ऐसी सरकार बने जो बहुमत का साथ दे। किसके साथ दे? बहुमत का, मतलब ज्यादा लोग जिसके बारे में बोल रहे हैं वो उसके बारे में ही बात करें, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक में थे। उस समय क्या था, विदेशों में महिला लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, कि महिला वोट नहीं डाल सकती, है ना। तो उनने क्या बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को भी बराबरी का अधिकार देना चाहिए और उनको भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये लोग बोल रहे निजी संपत्ति रहना चाहिए, लेकिन केवल कुछ लोग के पास संकेंद्रण जरूर करते थे। रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के काय में थे? पक्ष में थे। रेडिकल आंदोलन करने वाले किसके पक्ष में थे? क्रांति के क्या थे? पक्ष में थे, है ना। किसके पक्ष में थे? क्रांति के पक्ष में थे। क्या होना चाहिए? क्रांति होना चाहिए। मतलब रेडिकल का मतलब ये है, रेडिकल एक समूह था। रेडिकल समूह के लोग ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि सरकार ऐसी बने जो सभी लोगों की बात सुने, बहुमत पर आधारित हो और महिला लोग को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। और इसी के साथ साथ सभी लोग को बराबर बराबर मिलना चाहिए। ये कौन चाह रहे थे? रेडिकल लोग। अब रूढ़िवादी लोग कौन थे? रूढ़िवादी। अब क्या बता रहा हूं मैं यहां पर आपको? रूढ़िवादी में कौन आता है? देखो, रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। कौन? जो रूढ़िवादी लोग थे। रूढ़िवादी लोग का मतलब होता है कि जो पूरा बाबा आदम के जमाने की सोच रखते हैं कि हमेशा ऐसा होता आ रहा है, अभी भी ऐसे ही होना चाहिए। वो लोग परिवर्तन का करते हैं, विरोध करते हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी बोलेंगे। लेकिन 19वीं सदी के आते तक वे भी मानने लगे कि परिवर्तन क्या है? जरूरी है, और परिवर्तन संसार का क्या है? नियम है, ठीक है। लेकिन वो ये कहते थे कि नई चीज को तो अपनाओ, लेकिन पुरानी चीज को भी मत छोड़ो। उसको अपन क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी। जो प्राचीन परंपराओं से जकड़े रहते हैं, जो प्राचीन परंपराओं से जुड़े रहते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? रूढ़िवादी कहेंगे। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है।